हेलो बच्चा, स्वागत है आप सबका संगलो क्लासेस में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और ये जो क्लास है ये बच्चा होगी अकाउंटेंसी की क्लास। ओके, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 8। तो बच्चा हम लास्ट क्लास में सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे थे। आज जो हम टॉपिक इस क्लास में कवर करेंगे वो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आइए देखते हैं हमने जो आज डिस्कस करना है वो बेटा हमने डिस्कस करना है इनवॉइस के बारे में कि इनवॉइस क्या होती है। बच्चा मैं आपको बताऊं कि इनवॉइस कौन इशू करता है और किसे इशू की जाती है और कब इशू की जाती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इनवॉइस कौन इशू करता है, तो हम बोलेंगे कि बेटा इनवॉइस इशू करता है सेलर। ओके सर ये बताइए कि किसे इशू की जाती है। तो बच्चा ये इनवॉइस इशू की जाती है बायर को। ओके सर, कब इशू की जाती है सर? बेटा ये इशू की जाती है जब आप क्रेडिट सेल करते हैं या फिर जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं। बेटा अगर हम बात करें तो सेल बेटा दो तरीके की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। टू टाइप्स ऑफ सेल। तो बच्चा दो तरीके की सेल होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो सेल होती है बच्चा कैश सेल। कैश सेल बेटा कैश सेल वो सेल होती है जिसमें आप जब सामान खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट उसी वक्त नकद में कर देते हैं। उसे तो बच्चा हम बोलते हैं कैश सेल। ओके सर, इट मीन्स आपने जब सामान लिया ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी। और जो बच्चा दूसरी तरीके की सेल होती है उसे हम बुलाते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में क्या होता है बच्चा, इसमें आप सामान तो खरीद रहे हैं परंतु सामान जो है उसको आप खरीद रहे हैं उधार में। यानी कि आप अभी सामान खरीद रहे हैं लेकिन उसकी पेमेंट आप बाद में करेंगे। तो दुकानदार के लिए ऐसी सेल को क्रेडिट सेल बोला जाता है। यानी कि दुकानदार अभी सामान दे और उसे भी पेमेंट मिल जाए तो वो तो हुई कैश सेल। और अगर दुकानदार अभी सामान दे पर उसको पैसे जो है वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मिले तो ऐसी सेल को बुलाता है क्रेडिट सेल। और जब क्रेडिट सेल होती है तो बच्चा दुकानदार आपको जो बिल देता है उस बिल को हम बोलते हैं इनवॉइस। तो ये मतलब हुआ बच्चा इनवॉइस का। ओके सर, हम बिल्कुल समझ गए ये बात। इनवॉइस का मतलब ये हुआ कि जब हम उधारा सामान किसी को बेचते हैं तो जो हम उसे रिटर्न डॉक्यूमेंट जो हम उसे बिल देते हैं वो इनवॉइस होता है। बिल्कुल ठीक बच्चा। उसके बाद आता है बेटा कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? देखिए बच्चा, जब आप ऑन द स्पॉट सामान खरीद कर ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हैं तो जो आपको डॉक्यूमेंट सेलर की तरफ से मिलता है
उसे हम बुलाते हैं कैश मेमो। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हु इशू, कौन इशू करता है बच्चा? बेटा ये भी इशू करता है सेलर। किसे इशू किया जाता है? टू होम इशूड। किसे इशू किया जाता है? ये इशू किया जाता है बच्चा बायर को। जब आप मार्केट में नकद में सामान खरीद के लाते हैं तो जो आपको बिल मिलता है वो होता है कैश मेमो। ओके सर, कब इशू होता है सर? बेटा जब सेलर जो है कैश में सेल करता है तो फिर कैश मेमो इशू होता है। बिल्कुल, इसका मतलब हम बुला सकते हैं कि कैश सेल में तो कैश मेमो इशू होता है और क्रेडिट सेल में इशू होता है इनवॉइस। ओके सर, बिल्कुल समझ गए हम आपकी बात। तो बच्चा आप नोट करना, जब आपके घर में एलपीजी आएगी तो उसके बिल पर आप देखना कैश मेमो लिखा होता है, क्योंकि एलपीजी जो है वो आप कैश में खरीदते हैं। ओके सर। उसके बाद बेटा जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है आइए देखते हैं। बेटा जब आप किसी को उधारा सामान बेचते हैं, इट मीन्स जब आप किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो फिर थोड़े वक्त के बाद कस्टमर जब आपको आपके पैसे लौटाने आता है तो उस वक्त जो बिल आप अपने कस्टमर को इशू करते हैं उसका नाम रिसिप्ट होता है। तो बच्चा जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो कुछ वक्त बाद कस्टमर पैसे देने आता है और जब वो पैसे देता है तो सेलर उसको बदले में क्या देता है? सेलर उसको बदले में देता है रिसिप्ट, यानी कि क्रेडिट सेल के टाइम तो बच्चा आपको कस्टमर को क्या देना है? आपको कस्टमर को इनवॉइस देना है। और जब आपको पेमेंट रिसीव्ड होगी, जब आपको आपका कस्टमर पेमेंट देकर जाएगा तो आपको उसे जो बिल देना है उसे आप बोलेंगे रिसिप्ट। समझे बच्चा? रिसिप्ट। ओके सर। तो बच्चा आप देखना, जब आप अपने स्कूल की फीस जमा करवाते हैं तो जब आप स्कूल की फीस जमा करवाते हैं तो बच्चा आपको क्या मिलती है? रिसिप्ट। हाँ सर, हमें याद आ गया, जब हम स्कूल की फ़ीस जमा करवाते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलती है। वो इसलिए मिलती है बेटा क्योंकि आपने पहले स्टडी की है, उसके बाद आप फीस जमा करवा रहे हैं। ओके सर, समझ गए। उसके बाद बच्चा जो फोर्थ सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो फोर्थ सोर्स डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पे इन स्लिप। पे इन स्लिप। बच्चा जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर पैसे जमा करवाने के लिए एक स्लिप भरी जाती है, उसी को बच्चा बोलते हैं पे इन स्लिप। तो यानी कि जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाएंगे तो जो आपको स्लिप वहाँ पर फिलअप करनी है वो होती है पे इन स्लिप फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। ओके सर। उसके बाद बच्चा जो आपको डॉक्यूमेंट देखना है सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका नाम है चेक। चेक बेटा आपने इसका नाम कई बार सुना होगा। चेक बेटा हम यूज़ करते हैं फॉर
for money transferring money from one person to another person। बेटा जब आपको किसी को पेमेंट करनी होती है तो या तो आप पेमेंट करते हैं, अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट करेंगे, या तो बेटा आप पेमेंट करेंगे कैश से, या फिर आप उसे देंगे चेक, और या फिर आज के टाइम में एक नया पेमेंट का मेथड चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट। तो इस तरीके से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो बच्चा चेक का यूज़ होता है हमारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पेमेंट देने के लिए। बेटा ये जो सारे हमने सोर्स डॉक्यूमेंट अभी अभी देखे हैं, इन सब का एग्जाम्पल अगर आपके पास बुक है तो उनमें दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपने बिल देखा भी होगा। तो बच्चा अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो हम इसके बारे में काफ़ी कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चा हम देखते हैं चेक का मतलब क्या होता है। बेटा चेक मीन्स एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेटा जो हमारे पास चेक होता है उसे हम टेक्निकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बुलाते हैं। हमारे पास अलग से एक एक्ट भी बना हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये जो चेक है उसे हम दूसरे शब्दों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बुलाते हैं। एंड अ चेक इज़ अ बिल, ये बोल रहा है कि चेक क्या है, एक बिल है ऑफ एक्सचेंज, जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ये चेक आप किसी बैंक के थ्रू पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, और आप इस चेक पे किसी भी पर्सन का जिसे आपने पेमेंट करनी है आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, या फिर ये चेक ब्लैंक में भी दे सकते हैं, या फिर ये चेक आप सेल्फ में भी बनाकर दे सकते हैं। बेटा अगर आप किसी चेक पे किसी पर्सन का नाम ना लिख के उस पर सेल्फ लिख देते हैं तो आप खुद भी उस चेक से बैंक से पेमेंट निकलवा सकते हैं। एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो बेटा इस चेक को जो है बाद में ट्रंकेटेड किया जाता है। ट्रंकेटेड मतलब इसको फाड़ दिया जाता है। जब हम इस चेक की जो एंट्री है वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इस चेक को डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज करने से पहले बेटा इस चेक को प्रिंटर में हम करके स्कैन कर लेते हैं, और स्कैन की हुई कॉपी जो है वो कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। वरना आप देखिए बच्चा इतने सारे चेक हो जाते हैं तो इतने सारे चेक्स की बैंक के पास रखने की जगह नहीं है। तो बैंक जो है जितने भी चेक होते हैं उसको प्रिंटर में स्कैन करता है, स्कैन की हुई कॉपी को अपने कंप्यूटर में सेव करता है और उस वाले चेक को फाड़ के फेंक देते हैं। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि चेक का ये मतलब था टेक्निकली। तो उसके बाद बेटा हम देखते हैं पे इन स्लिप। इट इज़ यूज फॉर डिपॉजिट कैश और चेक इनटू बैंक
तो बच्चा जब अगर आपको बैंक में पैसे जमा करवाने हो या फिर आपको कैश जमा करवाना हो या फिर आपको चेक जमा करवाना हो तो आपको पे इन स्लिप की हेल्प लेनी होती है। इट इज़ द फॉर्म विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक हैविंग अ काउंटर फॉइल। बेटा जो चेक होता है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो बेटा जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना उसे हम बुलाते हैं काउंटर फॉइल, यानी कि जो पे इन स्लिप का लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसे हम काउंटर फॉइल बुलाते हैं। जब आप पे इन स्लिप भरते हो तो राइट वाला पार्ट आप बैंक को दे देते हो और लेफ्ट वाला पार्ट एज एन एक्नॉलेजमेंट अपनी पॉकेट में रख लेते हो, ताकि आपके पास भी एविडेंस रहे कि आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं। इट मीन्स जब आप बैंक में जाएंगे तो आपको एक स्लिप मिलेगी। वो स्लिप कौन सी होगी सर? वो स्लिप पे इन स्लिप होगी। बेटा उस पे इन स्लिप के दो पार्ट होंगे, लेफ्ट और राइट। आपको दोनों में इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। ओके सर। बेटा जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसे आप स्टैम्प, बैंक की स्टैम्प लगवा के उसे आप अपने पॉकेट में रख लेंगे और राइट वाला पार्ट जो है वो आप बैंक में दे देंगे। तो आपने जो अपनी पॉकेट में लेफ्ट वाला पार्ट रखा है उसे हम बोलते हैं बच्चा काउंटर फॉइल, विच इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर विद कैशियर सिग्नेचर एंड रिसिप्ट। द काउंटर फॉइल गिव्स डिटेल रिगार्डिंग द डेट एंड द अमाउंट डिपॉजिट। तो बेटा इसमें आपके पास डिटेल सेव हो जाती है कि आपने कौन सी तारीख को कितने पैसे बैंक में जमा करवाए थे। तो काउंटर फॉइल जो है वो आप वापस अपने पास घर पे लेकर आ जाते हो और उसे एक सुरक्षित जगह पर रख देते हो। तो इसे बच्चा हम बोलते हैं पे इन स्लिप। उसके बाद बच्चा हम देखते हैं इनवॉइस एंड बिल। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर फॉर गुड्स सोल्ड अगेंस्ट क्रेडिट। नाम नोट कीजिए बच्चा, क्रेडिट कब इशू किया जाता है? जब क्रेडिट सेल हो। इट कंटेन्स डिटेल्स, इसमें डिटेल होती है सच एज टू होम गुड्स आर सोल्ड, कि आपने गुड्स को किसे बेचा है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितनी क्वांटिटी में बेचा है, टोटल सेल अमाउंट, बिल का जो टोटल अमाउंट बना है वो कितना है। वन प्रिपेयर्स एन इनवॉइस बट रिसीव्स अ बिल। तो एक जो पर्सन जो सेल करता है, इनवॉइस जो है वो प्रिपेयर करता है, यानी कि सेलर के लिए तो वो इनवॉइस है, बायर उसको जो है वो बिल के नाम से बुलाता है। दीज टू टर्म्स आर इंटरचेंजेबल एंड मीन द सेम थिंग। इट मीन्स सेलर जो है वो उसे इनवॉइस बुला लेता है और जो बायर है वो उसे टेक्निकली इनवॉइस ना बुला के उसे क्या बुलाता है? बिल। ओके सर। बेटा इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट मैं आपको एक जो हमारा टेक्स्ट है उसके थ्रू भी बता रहा हूँ। तो बेटा कैश मेमो आप जानते ही हैं कब दी जाती है? जब कैश में सेल हो। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर फॉर गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश। कैश मेमो एक्ट्स एज एन एविडेंस फॉर बोथ द सेलर एंड परचेजर ऑफ गुड्स। तो बेटा कैश मेमो क्या है? कैश मेमो है एक एविडेंस। किसके लिए एविडेंस है? बायर के लिए और सेलर के लिए, दोनों के लिए। कल को गुड्स खराब निकले तो आप कैश मेमो दिखाकर सेलर को बता सकते हो कि देखिए हम आपसे ये वाला गुड्स लेकर गए थे। तो कैश मेमो जो है वो एविडेंस का तौर पे भी काम करता है। इनवॉइस जो है वो भी एविडेंस के तौर पे काम करता है। कल को आप कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है और घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो अगर हमें सेलर के खिलाफ कोई केस करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो कैश हो या फिर इनवॉइस हो। फॉर द परचेजर फॉर गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट कैश एंड फॉर द सेलर फॉर सेल्स मेड फॉर कैश। इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें लिखा होता है कि हमने कौन सा गुड्स बेचा है, कितनी क्वांटिटी में बेचा है, किस रेट पे बेचा है, कितने अमाउंट पे बेचा है और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और किस डेट पे बेचा है। तो बच्चा इसे हम बुलाते हैं कैश मेमो। ये बच्चा हमारी
सोर्स डॉक्यूमेंट की डिटेल है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो इसका हम मीनिंग कर ही चुके हैं। तो बेटा इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर्ड एट द टाइम इट इज़ एंटर्ड इनटू। तो बच्चा ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या लिखी होती है, डिटेल्स लिखी होती है। किस चीज़ की डिटेल्स लिखी होती है, ट्रांजेक्शन्स की डिटेल लिखी होती है। कब बनाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, जिस वक्त ट्रांजेक्शन होती है। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। बेटा ये क्या है, ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। जब आप सामान लेते हो तो सामान के अगेंस्ट आपको जो बिल मिलता है उसे हम बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इट इज़ ऑफ अ प्राइम इंपॉर्टेंस एज इन द अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा आगे की जो अकाउंट की कार्यवाही है वो तभी हो पाएगी जब आप सोर्स डॉक्यूमेंट लेकर आएगी। यानी कि हमारा पूरा अकाउंटेंसी सोर्स डॉक्यूमेंट पे स्टैंड करता है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके सर। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड होती है। मान के चलिए आप कोई बाजार से सामान लेकर आते हैं बट आपके पास बिल नहीं है, तो बच्चा आप उस ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो आपको टेक्निकली क्या चाहिए, टेक्निकली आपको सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए। द एविडेंस बीइंग द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। तो बेटा अगर आपको अपने कंप्यूटर्स में, अपनी बुक्स में एंट्रीज करनी है तो आपको क्या चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो बेटा ये सब चीज़ें थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चा।